students, I hope you are doing great, and we are back again with another chapter today. And today we will be covering your chapter 3, that is entrepreneurship, innovation and intrapreneurship. बहुत सारे बच्चों के माइंड में आया होगा कि entrepreneurship तक तो समझ में आ रहा था, अब ये इंट्राप्रेन्योरशिप क्या हो गया और ये इनोवेशन का क्या है कनेक्शन, है ना। तो ये चैप्टर में ना हम इन सब के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट कर देते हैं अपने इस चैप्टर को। बट अभी तक अगर आपने हमारे ऑब्सेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस फ्री मटेरियल के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी एंड्रॉयड यूजर है वो प्ले स्टोर पे जाओ, ठीक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लोगे और ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, और जो एप्पल यूजर है वो ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। जब तुम ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे तो हमारा आइकॉन पे क्लिक करोगे होम पेज पे और ये सेगमेंट खुल के आएगा जहाँ पे जो ये थर्ड ऑप्शन है दैट इज फ्री मटेरियल, वहां से तुम हमारा मटेरियल डाउनलोड कर लोगे, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इस टॉपिक के साथ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखो मैं ना तुम्हें एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी, वो ये है कि तुमने अभी तक ये पढ़ा कि एक एंटरप्रेन्योर क्या है। तुमने देखा मैम एक एंटरप्रेन्योर वो है कि जो बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ आइडिया लाता है ना, फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है। ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये एंटरप्रेन्योर था, ठीक है। क्लियर है। ओके बेटा, कुछ नया करना जरूरी है और एकदम ये भी नहीं कि कंपलसरी है ना, कर भी नया सकता है, या कुछ प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट भी कर दिया, कोई मार्केट में भी नया शिफ्ट हो गया, वो भी एक इनोवेशन ही कैटेगरी में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वो जो भी पर्सन कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है। अब ये जो पर्सन जो ये प्रोसेस कर रहा था, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, मार्केट में क्या गैप है, क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ उस गैप से को सॉल्व करने के लिए, फिलअप करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाना, सर्विस बनाना, या जो भी कर रहे हो, ठीक है। रिस्क लेना, डिसीजन करना, ये सब जो एक पूरा प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि हमेशा ही क्या कोई नया चीज बनेगा, तो जरूरी नहीं है। बहुत बार तुम देखते हो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी ही कुछ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर देती है ना। आईफोन ने कुछ नया मॉडल निकाल दिया, तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का ही पार्ट है, ये भी प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार कुछ नया प्रोडक्ट के ही फॉर्म में आए, प्रोसेस में भी बदलाव आ गया, प्रोडक्ट के में भी कोई चेंज आ गया, मॉडल में कुछ बदलाव आ गया, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाएगा, ठीक है। टाटा ने कोई नए सेगमेंट में लॉन्च कर दिया अपना, ठीक है, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये चीज मोटा मोटा बिल्कुल क्लियर रखना। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करना नहीं है, ये उससे भी कई ज्यादा है। ये डायनेमिक और पर्पसफुल प्रोसेस है। प्रोसेस जो है ना वो डायनेमिक है, सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। और पर्पसफुल प्रोसेस है, अंधी नहीं मार रहे हैं हम, कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। विच इंडिविजुअल आइडेंटिफाई, जिसमें क्या करता है इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। मैंने देखा कि कोई चीज़ का गैप है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मान लो मोबाइल फ़ोन पहले नहीं था, तो लोगों को लगा इस चीज़ का गैप है, बातचीत करने के लिए होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गैप को आइडेंटिफाई किया, रिसोर्सेज अरेंज करें ताकि वो चीज़ वो बना पाएँ, लोग लाएँ, टेक्नोलॉजी लाएँ, ठीक है, मटेरियल लाएँ, ताकि वो चीज़ वो क्रिएट कर पाएँ। रिस्क लिया, चलेगा नहीं चलेगा कुछ नहीं पता था, वैल्यू क्रिएट की, मतलब वो प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिससे लोगों को यूजफुलनेस मिली, वो उस चीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ बेटर बना पाए। बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस, या तो तुमने कोई नया प्रोडक्ट ही बना दिया, या कोई प्रोडक्ट और सर्विस पहले से ही थी, उसमें कुछ कमी थी, उसको तुमने इम्प्रूव कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, रिस्क लेना, कुछ वैल्यूबल क्रिएट करना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट। यहाँ पे तुमने कोई गैप देखा, तुम्हें कोई आइडिया आया, उस आइडिया को तुमने किसी फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
या किसी इंटेंजिबल सर्विस में भी कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या है, ये है तुम्हारा पूरा प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डेलिब्रेट। याद रखना, ये जो भी पूरा प्रोसेस है ना, ये सिस्टमैटिक तरीके से होता है। गैप देखा, रिसर्च करी, गैप देखा, इस गैप को फिलअप करने के लिए रिसोर्सेज अरेंज करे, कुछ क्रिएट किया, सर्व किया, तो ये सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है ना, एकदम से कुछ भी नहीं कर दिया। इट इज क्लोजली कनेक्टेड विथ चेंज इन इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। अब इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल नेचर के हो, सोशल नेचर के हो, इन सब से कनेक्टेड होता है तुम्हारा इनोवेशन। टेक्नोलॉजी में कुछ इन्वेंशन आया, उसके बेसिस पे तुमने कुछ नया बना दिया, है ना। मान लो बैटरी का इन्वेंशन आया, बैटरी का यूज करके तुम्हें इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करवा दी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये तुम्हारे इन सारे फैक्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। सरकार ने कुछ पॉलिसी बदली, उसके बेसिस पे तुमने कुछ नया क्रिएट कर दिया, ठीक है, उस गैप को फाइंड आउट करते हुए जो उस पॉलिसी की वजह से आ गया। जैसे कि एलपीजी अब नहीं मिल रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से, वॉर हो रहा है, तो लोगों ने क्या किया, ऐसे सिलेंडर बनाने शुरू कर दिए जो एलपीजी से नहीं बल्कि काऊ डंग ऐसे इनसे बन रहे हैं, है ना। तो उसके वजह से कोई गैप आया, उस फैक्टर की वजह से उस गैप को आइडेंटिफाई किया, उस अपॉर्चुनिटी को टैप किया, कुछ नया बनाया, ठीक है, कुछ वैल्यूबल क्रिएट किया सोसाइटी के लिए, इसके लिए रिस्क भी लिया, डिसीजन भी लिए। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो पर्सन करता है उसे क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। क्लियर है, ओके। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, इंडिविजुअल है जो इन गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इन थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, और इन चीज़ों को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली। और इन चेंजेस को वो कभी भी एज अ थ्रेट नहीं देखते हैं कि खतरा है तो बच जाओ, नहीं, वो इन चेंजेस को अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अगर ये बदलाव आया है तो इससे क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे हम सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर दें, कुछ अच्छा क्रिएट कर दें, क्या कुछ इंप्रूव कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब डिजिटल पेमेंट इंडिया में आए तो पहले डिजिटल पेमेंट नहीं था, बट ये गैप देखा गया कि कैश कैरी करना पड़ता, चोरी हो जाती है, तो हमने इसको एक खतरा नहीं देखा, हमने देखा यार ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हम क्यों ना डिजिटल पेमेंट वाला सिस्टम ले आए, ऑनलाइन पेमेंट हो। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ने इसको एक ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि एक बदलाव आ रहा है, और जिस वजह से कंपनी, फोन पे, पेटीएम, ये सब बनी और अच्छा खासा पैसा बनाया इन्होंने। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, गैप को समझना, फिल करना उसका, ये पूरा तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। बहुत ही डिटेल में इसलिए समझाया ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। अब हम आते हैं तुम्हारे नेचर या कैरेक्टरिस्टिक पे कि एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स क्या हैं। सिंपल देख लेते हैं। पहला है, ये प्रोसेस है। मैंने तुम्हें सिंपली बताया कि वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। वन टाइम एक्टिविटी इन द सेंस कि बस डेलिब्रेट है, एक बार कर दिया खत्म, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, है ना, ऑर्गेनाइज वे में। तो एक सिंगल एक्ट नहीं है, किसी बिजनेस को स्टार्ट कर दिया खत्म, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो आइडिया आया उसके साथ शुरू होगा और चलता रहेगा। आइडिया आया, तुम प्लान करोगे, तुम ऑर्गेनाइज करोगे, डिसीजन लोगे, इनोवेशन करोगे, देखोगे चीजें चल रही है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, फिर से इंप्रूव करोगे, फिर से देखोगे, तो ये चलता रहेगा ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स इनोवेशन। इनोवेशन जो है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप का दिल है, हार्ट है। इनोवेटिव होना चाहिए यार, ठीक है। बिना इनोवेशन के बिजनेस एक्टिविटीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है कि वो इनोवेशन लाता है। तुम कुछ नया करो, जरूरी नहीं कि नया प्रोडक्ट ही बनाओ, अरे कुछ तो इम्प्रूवमेंट करो प्रोडक्ट सर्विस में, मॉडल बदल दो, कुछ नया लेके आओ, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ चेंज कर दो, ठीक है, जिससे लोगों की और मदद हो जाए। या कोई प्रोडक्शन की टेक्निक नई ले आओ। गुड सर्विस अब तक जिस तरीके से बन रही थी, तुमने कोई टेक्निक ही बदल दी, तुम नई टेक्नोलॉजी ले आए चीजों को बनाने की, आसान हो गया और काम, है ना। तुमने बिजनेस के मॉडल ही बदल दिए। अब तक तुम ऑफलाइन मॉडल पे काम करते थे, आज तुम ऑनलाइन आ गए हो, तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है बेटा, ये भी इनोवेशन है, ठीक है। मार्केट में एंटर कर गए, अब तक तुम क्लोथिंग में थे, अब तुम कॉस्मेटिक में भी चले गए, तो तुम कहोगे कि ये भी इनोवेशन है, हाँ ये भी इनोवेशन है, और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव होता है। जब हम गैप को आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो उस गैप को फिल करने के लिए हम कुछ इनोवेटिव करते हैं।
ठीक है, जिससे हम कुछ वैल्यूबल क्रिएट कर पाए। और वो इनोवेशन कैसा भी हो सकता है, या तो प्रोडक्ट नया ले आओ, या प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स में नयापन ले आओ, या मॉडल ही बदल दो, या नई मार्केट में ही चले जाओ, या प्रोडक्शन प्रोसेस को नया कर दो। तो ये क्या है, ये एक फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का, दैट इज इनोवेशन होता है उसमें। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। जितने भी एंटरप्रेन्योर डिसीजन है ना जो हम ले रहे हैं, वहां पे क्या है, अनसर्टेनिटी होती है। यार अनसर्टेनिटी होगी, मान लो मैंने कुछ नया बनाया, क्रिएट किया, तो अनसर्टेनिटी है ना कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, डिमांड होगी कि नहीं होगी। जैसे ईवी कार्स बनाई, बिकेगी कि नहीं बनेंगी, बिकेंगी, ये भी एक अनसर्टेनिटी थी उस दौरान एंटरप्रेन्योर के माइंड में। तो अनसर्टेनिटी होती है, ये एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज डिसीजन में अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि मार्केट डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है, कॉस्ट बढ़ सकती है, कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं नए, जिसकी वजह से हमें टक्कर मिल सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल सकती है। मान लो ईवी कार बना रहे हैं, बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, बंद कर दिया सरकार ने, नहीं करना इंपोर्ट, अभी तो चला गया ना। तो यार इस पूरे दौरान, इस पूरे प्रोसेस में अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को बहुत तरीके के रिस्क लेने होते हैं। पैसे का रिस्क तो होता ही होता है कि पैसा डूब जाएगा भाई, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया नहीं चला तो। साइकोलॉजिकल रिस्क भी होता है भाई, उसको अनसर्टेनिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, कितना वो लगा रहा, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। करियर का रिस्क भाई, लोग जॉब छोड़ के भी कभी कभी कुछ नया करते हैं, तुम देखो कभी शार्क टाइम में बोलते हैं 20 साल की नौकरी थी, 1 करोड़ का पैकेज तो छोड़ दिया, अभी ये कर रहे हैं। तो भाई हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, करियर का भी दांव पे लगा दिया। सोशल रिस्क, सोसाइटी का भी प्रेशर, लोग भी कहते हैं 4 लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों, अरे क्या करना है ये, है ना, लोगों का भी एक रहता है प्रेशर हम पे। तो हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ना कभी ब्लाइंड रिस्क लेता ही नहीं यार। जो भी एंटरप्रेन्योर है ना, वो हमेशा लॉजिकल रिस्क लेता है। वो देखता है कि रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेट करता है कि ये करेंगे तो कितना फायदा हो सकता है, क्या बैकअप है अगर नुकसान होता है तो, उसके बाद वो रिस्क लेते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के बाद। तो याद रखना इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में, ये पूरी जो जर्नी है, ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती ही होती है, क्योंकि चीज चलेगी नहीं चलेगी ये तुम्हें नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट इज इट क्रिएट वैल्यू। एंटरप्रेन्योरशिप का अल्टीमेट गोल होता है कि कुछ ऐसा क्रिएट करे जो वैल्यू दे सोसाइटी को, जो वैल्यू दे बिजनेस को। तो वैल्यू क्रिएशन करना, इस पूरे प्रोसेस में हम गैप आइडेंटिफाई करके कुछ क्यों बना रहे हैं, या कुछ क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू क्रिएट करनी है लोगों के लिए और अपने बिजनेस के लिए। तो वैल्यू क्रिएशन करता है ये। इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाए, कंट्री की इनकम बढ़ जाए, जीडीपी बढ़ जाए ओवरऑल। सोशल वैल्यू, भाई तुम्हारा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, काम कर गया आइडिया, जैसे ज़ेप्टो ज़ोमैटो वर्क कर गया तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, है ना, सोसाइटी में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पैसा कमाएंगे 4। टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होगी, जैसे कुछ नया करते हो, कुछ टेक्नोलॉजी में तुम नया ले आए, है ना, ज़ेप्टो ज़ोमैटो, इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा बूम मिला, तो टेक्नोलॉजी भी और एडवांस हो जाएगी, अब घर बैठे सब कुछ आ रहा है। तो ये भी चीज़ है कि वैल्यू क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज इट इज अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड। एंटरप्रेन्योर फोकस करता है कि गैप क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, rather देन रिसोर्सेस। तुम बहुत बार देखोगे कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो देखते हैं कि हाँ ये गैप है, भले उनके पास उतना रिसोर्स ना हो वो कुछ नया बनाने का जो वो गैप को फिल कर पाए, मतलब लोग ना हो, उतनी टीम ना हो, बड़ी पैसा ना हो, बट वो देखते हैं कि अगर गैप है तो वो लिमिटेड रिसोर्स में भी स्टार्ट कर देते हैं अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो ये है, ये वेट नहीं करते कि कंडीशन सही हो जाए और पैसा आ जाए तब रिस्क ले, नहीं, ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या जरूरी रिसोर्स है जो हमें लाने चाहिए, जैसे कंटेंट क्रिएशन, पता है यार अपॉर्चुनिटी है, कुछ बड़ा कर सकते हैं इस फील्ड में, तो रिसोर्स कम भी हैं तो भी हमने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। परफेक्ट टाइम का वेट करते रहेंगे तो टाइम कभी नहीं आएगा। तो ये हमेशा रिसोर्सेज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखते हैं, परफेक्ट कंडीशन का इतना वेट नहीं करते। इनको लगता है अपॉर्चुनिटी है, तगड़ी है मार्केट में, तो नेसेसरी जो भी रिसोर्स है वो जैसे तैसे अरेंज करके स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर परस्यू अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड रिसोर्स देन दे करंटली कंट्रोल, कि वो अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन रिसोर्सेज जो उनके पास हैं, क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो बार बार नहीं आएगी।
और अच्छा समय, सही समय कुछ नहीं होता है। तुम्हें लग रहा है मार्केट में ये चीज होनी चाहिए, गैप है, बहुत डिमांड है, तुम बनाओ, लिमिटेड रिसोर्स के साथ बनाओ, शुरू करो, एटलीस्ट उसको कवर अप करो, और तुम देखते हो बहुत धीरे धीरे तुम बूम कर जाते हो। तो ये भी एक अच्छी प्रोसेस की क्वालिटी है, फीचर है। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं तुम्हारे जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप अकेले नहीं वर्क करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये जो गैप आइडेंटिफाई करना, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है तुम्हारा पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट कंट्री में जो पॉलिटिकल माहौल है, ऐसा तो नहीं कि सरकार बार बार आ रही है जा रही है, इनस्टेबिलिटी, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अफेक्ट करते हैं। खुद देखो यार, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट है जो बिजनेस बहुत सपोर्ट करती है, नए स्टार्टअप बहुत सपोर्ट करती है, तो बढ़िया चल रहा था, मान लो सत्ता तुरंत पलट गई, कोई ऐसा आ गया जो बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर वो सब्सिडी वगैरह जो उसने दी होगी हटा देगा, तुरंत टैक्स बढ़ा देगा। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कुछ नया लाने से पहले 10 बार सोचेगा कि भैया रिस्क है। और अगर स्टेबिलिटी होगी तो सब लोग नए नए स्टार्टअप करेंगे, इनोवेशन लाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बूम करेगी। सिंपल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट में। अगर गवर्नमेंट में फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो मैंने तुम्हें भी बताया, जिससे इन्वेस्टर्स डिस्करेज होंगे और न्यू बिजनेस फॉर्मेशन भी डिस्करेज होंगे। भाई अनसर्टेनिटी है, कभी गवर्नमेंट जो है वो फेवर में थी, वो बदल गई, दूसरी फेवर में नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टर भी तो डरेगा भाई पैसा लगाने से पहले, क्योंकि पैसा डूबने के तो बहुत चांसेस हो जाएंगे, और नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लोग भी सोचेंगे। तो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करती ही करती है। गवर्नमेंट की जितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रीज को लेके पॉलिसी अगर रिजिड हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री में तुम्हें जाना है, बहुत लाइसेंस वगैरह जरूरत, तुम हिचकिचाओगे। गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है तुम्हारे बिजनेस पे, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है स्टार्टअप्स को बूम्स करने के लिए, है ना, वो अगर कर रही है, खर्चा कर रही है, फैसिलिटीज दे रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, रोड दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, जिससे तुम्हें सपोर्ट मिलेगा तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो बढ़िया है। और नहीं दे रही तो भैया दिक्कत है। ट्रेड पॉलिसी, मान लो तुम्हें जो तुम बनाना चाहते हो वो बाहर से मंगाना होगा, तो गवर्नमेंट के अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो कंट्रोल है वो लीनियंट है, ज़्यादा नहीं वो मतलब इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ लगा रही है तो सही है, अदरवाइज तो कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। सब गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी देती है, छूट कितनी देती है, इंसेंटिव्स कैसे दे रही है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी है, अगर फॉरेन कंट्री को बुलाती है कि वो इन्वेस्ट करे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जिससे बाकी लोगों को भी मतलब एक सपोर्ट मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट की ये सब चीज़ों से एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत असर आता है। जैसे तुम देखते हो कि आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, है ना, ये सब सरकार कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स में रिड्यूस कर रही है, टैक्स हॉलीडे दे रही है, कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारे बिजनेस को कहती है कि 3 साल तक नए बिजनेस को नहीं देना है टैक्स, तो वो आराम से बढ़िया से रिस्क लेके और मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की क्या नीति है, ये चीज़ भी एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत असर डालेगी। अगर फेवर में है तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारी कंट्री में बूम करेगी, और नहीं है तो लोग कुछ नया करने से, नया लाने से हिचकिचाएंगे और पीछे हटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा है लीगल एंड टैक्सेशन फैक्टर। लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच बिजनेस ऑपरेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। भाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशन जिसके अंडर बिजनेस रेगुलेट करता है, काम करता है, वो भी अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, अगर लाइसेंस का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस है भाई, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, तो नए बिजनेस आने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई इतना पेपर वर्क करना है, इतने रूल्स रेगुलेशन देखने, इतना टैक्स ही दे देंगे तो बचाएंगे क्या, और स्टार्टिंग में कैसे बिजनेस रन कर पाएंगे नया। तो ये भी डिस्करेज कर सकता है। अगर आसान ही कर दें कि लीगल प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, पेपर वर्क ज़्यादा नहीं है, टैक्सेस में छूट है, तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप बूम करेगी। तो टैक्सेशन 2 तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर टैक्स रेट सरकार रिड्यूस कर दे तो भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, प्रॉफिट बढ़ेगा, रिस्क ले पाएंगे हम लोग उस प्रॉफिट से।
या टैक्स बेनिफिट दे दे, छूट दे दे, जो मैंने बताया टैक्स हॉलिडे दे दे स्टार्टअप्स को, कि जो नए यंग मोटिवेटेड लोग हैं, ठीक है, जो नया कुछ कर रहे हैं, हम उन्हें टैक्स से छूट देते, 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना आपको, आराम से बिजनेस रन करो। तो क्या होगा, वो आराम से ग्रो कर पाएंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स अवेलेबिलिटी बताता है कि रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं बिजनेस के लिए। अगर नए स्टार्टअप्स के लिए रिसोर्सेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, वो अवेलेबल हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप बूम करेगी। अदरवाइज जब कंट्री में रिसोर्सेज ही नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं है, तो कैसे कोई अपना आइडिया इंप्लीमेंट करवा पाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही एसेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे कि पैसा चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन ये चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। मान लो कोई ऐसा रीजन है कंट्री में जहाँ पे ये सब बहुत अच्छे से अवेलेबल है, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाने को तैयार है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, प्रॉपर टेक्नोलॉजी एडवांस है वहाँ की, तो वहाँ पे तुम देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बूम करेगी। वहाँ पे लोग नए नए वेंचर्स, नए नए इम्प्रूवमेंट्स करते नजर आएंगे। जैसे बेंगलोर में देखो, ये इमर्जिंग इंडियन टेक्नोलॉजी हब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी इन्वेस्टर्स है पैसा लगाने को तैयार है, तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बूम करिए। तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप पे असर डालती है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड होती है इंडिविजुअल, मतलब एंटरप्रेन्योर के ऊपर है। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की क्या पर्सनैलिटी है, उसके क्या ट्रेट्स हैं, वो कितना मोटिवेटेड है, ये भी अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। अगर जो तुम्हारा एंटरप्रेन्योर है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल हाई है, वो चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहा है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही पॉजिटिव साउंड है, अचीवमेंट वाली है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करेगा, वो करेगा वो चीज़ें ना। तो जैसे कि नीड फॉर अचीवमेंट, जो इंडिविजुअल जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट बहुत होती है कि हाई अचीवमेंट, हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो तुम देखोगे कि वो चैलेंजिंग टास्क लेंगे, वो कुछ नया करेंगे, वो आउटकम अचीव करने पे फोकस करेंगे, ठीक है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो अनसर्टेनिटी फेस करने को तैयार है, ठीक है, वो तुम देखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप उनमें तुम देखोगे कि बहुत इनकरेज होगी, मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप टेक करेंगे, वो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में अपने आप को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट, अगर उनको अपने बिलीव है कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम सारे जो भी हर्डल्स आएंगे उनको ओवरकम करके हम बड़ा बना लेंगे, तो तुम देखोगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस, इस पूरी जर्नी को बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही सक्सेसफुली कवर अप करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पे तुम्हारा देखा है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो ये जो टाइप्स हैं वो तुम्हारे स्केल और क्या ऑब्जेक्टिव है एक एंटरप्रेन्योरशिप करने का, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस की गैप आइडेंटिफाई करना, रिस्क लेना, ठीक है, कुछ नया बनाना या इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, ये सब जो तुम कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या किस लेवल पे कर रहे हो, इसके बेसिस पे तुम्हारे ये टाइप्स हैं जो हम देखने वाले हैं। पहला है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये ऐसे टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप है जो किस पे फोकस कर रहा है कि हमें जो बिजनेस करना है वो स्मॉल लेवल पे करना है, लोकल लेवल पे करना है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू लोकली ओन एंड ऑपरेटेड एंटरप्राइज दैट सर्व अ लिमिटेड मार्केट। ये ऐसे बिजनेस होते हैं जो छोटे एरिया पे होते हैं, मतलब छोटा लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं, और जो हमारे लोकल एरिया के लोग हैं बस उन्हें ही कवर कर रहे हैं। इसे बोलते हैं स्मॉल बिजनेस करने के लिए जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस चुना है, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लोकली ओन, मतलब जैसे लोकल में कोई तुम्हारी ग्रोसरी शॉप हो गए, ये सब स्मॉल ओन एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स हैं, ठीक है। मार्केट लिमिटेड है, बस आसपास का एरिया इतना ही कवर करेंगे। तो ये जो बिजनेस होते हैं वो टिपिकली ओनर मैनेज्ड होते हैं, मतलब ओनर ही मैनेजमेंट भी करता है, चीज़ों को भी देखता है। लेबर इंटेंसिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम देखोगे यहाँ पे लेबर काम कर रहे होंगे, है ना, टेक्नोलॉजी मशीन्स नहीं। पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ
छोटे मोटे इलाकों को ही कवर करेंगे। रिटेल स्टोर एग्जाम्पल हो सकता है। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है इस तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप का, जो छोटा बिजनेस, मान लो कोई नई बेकरी खोल दी है ना, कुछ नया कर रहे हैं उस बेकरी में, कुछ मान लो छोटा मोटा इन्वेंशन करके कुछ नई बेकरी खोल दी है ना, इनोवेशन करके। तो यहाँ पे उद्देश्य है कि जो बस आसपास के लोग हैं उन्हें कवर करना है, और इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि बस उतना कमा ले जिससे हमारा घर निकल जाए, है ना, घर निकल जाए इन द सेंस घर का गुजारा हो जाए, घर निकल जाए, मतलब घर नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, लिवलीहुड हो जाए, ठीक है। ये बड़ी कोई कंपनी नहीं बनाने के उद्देश्य से बनते हैं। इनका काम है कि हम बस जीवन व्यापन कर लें, जैसे रिटेल स्टोर हो गया, रिपेयर शॉप हो गया, ट्यूशन सेंटर हो गया। मान लो कोई ट्यूशन सेंटर नए कॉन्सेप्ट के साथ आया और उसका टारगेट ये है कि बस आसपास के एरिया के बच्चों को पढ़ाना है और इतना पैसा कमाना है कि हमारा घर अच्छे से चल जाए, बस। तो ये क्या है, ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, इनका ऑब्जेक्टिव स्केल के हिसाब से हमने इनको इस कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट इज स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो वर्ड बोल रहा है कि ये ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप है जो स्केलेबल स्टार्टअप है, मतलब ऐसे स्टार्टअप जो हमने स्टार्ट करे हैं वो इसलिए करे हैं ताकि हम आगे जाके बड़े लेवल पे स्केल करें। पहले से ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि छोटे पे ही करना है, नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही लेके बिजनेस स्टार्ट किया गया है कि आगे जाके इसको और बहुत बड़ा बनाना है। ये होते स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। Scalable startup are designed to grow rapidly and expand across market. इनको हम ऐसे बनाते हैं, ये स्टार्टअप इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि हम धीरे धीरे पूरे इंडिया में छा जाएं, है ना। मान लो एक छोटी दुकान से स्टार्ट किया, बट हम एक उद्देश्य से आए हैं कि हमें इस छोटी दुकान तक ही नहीं रहना है, हमें सिर्फ अपना ही नहीं देखना है, हमें धीरे धीरे अपने सिटी से अदर सिटीज पूरे इंडिया, उसके बाद इंटरनेशनल, हर लेवल पे छाना है। तो ये है तुम्हारे, तो ये फोकस करते हैं कुछ नया करने पे, ये फंडिंग चाहते हैं, है ना, इन्वेस्टर पैसा लगाए, ऑफ कोर्स भाई बड़े लेवल पे करना है तो पैसा चाहिए होगा। ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं एज अ कोर ड्राइवर, जैसे जेप्टो जोमेटो पहले लोकल एरिया पे धीरे धीरे एक्सपैंड करते गए, जैसे ओला उबर। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी वाले ज़्यादा होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बिजनेस है, इनका एम होता है कि इनको ग्रो करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मतलब बड़े लेवल पे ग्रो करना है। अनलाइक स्मॉल बिजनेस, स्केलेबल स्टार्टअप जो है वो इस माइंडसेट से बिल्डअप होते हैं कि उन्हें बिगिनिंग से ही पता होता है कि हमें ग्रो करना है, स्केल करना है। जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओला, ये सारे, है ना, पहले से इन्हें पता था कि हमें पूरा पैन इंडिया कवर करना है, हम स्मॉल बिजनेस नहीं कि हम छोटे लेवल पे ही रुक जाएंगे, नहीं। नेक्स्ट इज लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। Large company entrepreneurship refers to innovation by well-established corporation. Innovation within लिखो, innovation within well-established corporation. तुमने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, कोई नई कंपनी आके इनोवेशन नहीं कर रही है, कोई कंपनी है जो ऑलरेडी बहुत जानी मानी है, जैसे रिलायंस, ऑलरेडी लोग जानते हैं, और वो जब कुछ नया लाती है, ठीक है, जैसे कि वो ले आए जियो, तो ये जो इनोवेशन हो रहा है एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी के विद इन, इसको हम कौन से टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, इसे बोलते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, एंटरप्रेन्योरशिप में जरूरी नहीं है कि तुम कोई नया ही बिजनेस स्टार्ट करके कुछ नया करो, तुम एग्जिस्टिंग बिजनेस भी हो सकते हो और तब भी तुम कुछ नया कर रहे हो, तब भी तुम एंटरप्रेन्योरशिप के ही प्रोसेस में हो, वो ही प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी फर्म कंटिन्यूसली कुछ नया लाती हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, नए मार्केट में जाती हैं ताकि कंपटीशन बढ़ा पाए। तो ये कंपनी के पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑफ कोर्स रिलायंस के पास हम लोग पहले ही एक स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का सिस्टम है। ये रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं इनके खुद के, इनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, ऑफ कोर्स। जैसे टाटा मोटर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक नए सेगमेंट में जा रही है, तो ये बड़ी कंपनी है और ये कुछ नया कर रही है, कुछ इनोवेटिव कर रही है, गैप को आइडेंटिफाई किया, रिस्क लिया, कुछ नया किया, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, तो इन्हें बोलते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्पिन ऑफ इज न्यू इंडिपेंडेंट वेंचर क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से ही एक अलग इंडिपेंडेंट कोई तुमने क्या कर दिया, वेंचर क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
बहुत बार तुम देखोगे कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई डिपार्टमेंट है, मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसने कुछ प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया कि कंपनी ने कहा कि इसको हम एक अलग कंपनी के नाम से क्या करेंगे, स्केल करवाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये होता है स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि निकला वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, बट आगे जाके वो इतना सक्सेसफुल हो गया उसी बिजनेस, हमने देखा कि हमने उसको एक नई कंपनी के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, स्पिन ऑफ में अराइज व्हेन डिपार्टमेंट बिकम इंडिपेंडेंट, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इसका जो प्रोजेक्ट है वो इंडिपेंडेंट हो गया, आगे जाके अलग बिजनेस बन गया कंपनी के अंडर। इंटरनल इनोवेशन बिकम्स अ सेपरेट बिजनेस, तो ऑफ कोर्स अंदर का ही इनोवेशन था जिसको हमने अलग से एक नई कंपनी के फॉर्म में तैयार कर दिया। एम्प्लॉय लीव टू कमर्शलाइज देयर आइडिया, कभी कभी क्या होता है, कोई एम्प्लॉयज हैं अंदर ही काम कर रहे थे, उनका कोई प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो वो कंपनी छोड़ देते हैं और अपना खुद का वेंचर नई कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो इनोवेशन वो कहीं ना कहीं अंदर से ही निकल रहा है। तो स्पिन ऑफ अलाउ करता है इनोवेटिव आइडिया कि वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करे। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है ऐसी जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट उनके किसी डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया और बाद में उसने अपना खुद का एक कंपनी के अंडर नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब कंपनी ने उसी प्रोजेक्ट को नए कंपनी के अंडर फॉर्म करके बढ़िया से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेम यार सिंपल है, ये ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो की जाती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे फोकस होता है कि सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं। तो वाइल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी जो गोल होता है वो होता है कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालना है अच्छा खासा। सोशल एंटरप्रेन्योर जो हैं वो सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करते हैं, जैसे गरीबी की प्रॉब्लम, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे जो भी ये कुछ नया ला रहे हैं, कर रहे हैं, वो उनका पर्पस है सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे अरविंद आई केयर, तो ये क्या कर रही है, अफोर्डेबल आई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है। हाँ, प्रॉफिट तो चाहिए ताकि सर्वाइव कर पाए, बट मेन मोटिव है कि सोसाइटी को कम दाम पे अच्छी सर्विस देना, आई केयर ट्रीटमेंट देना। गूंज जो रूरल वेलफेयर के लिए क्लोथ्स को रिसाइकिल करती है, गरीब लोगों के पास कपड़े नहीं है, शहर से कपड़े लाएंगी, कलेक्ट करेगी, उसको रिसाइकिल करेगी और गरीबों में बांट देगी। तो ये काम है इसका। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो करी जा रही है, इस गैप को आइडेंटिफाई करके कुछ रिस्क लेके कुछ ये नया कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से हमने समझा कि कितने तरीके के तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बेसिस पे, स्किल वगैरह के बेसिस पे। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम स्टार्ट करें तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, चलो देखते हैं। इनोवेशन मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, बिजनेस मॉडल जो वैल्यू क्रिएट करे और इस कॉन्सेप्ट को, जो आइडिया है उसको हम क्या करें, कमर्शियली वाइबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। मतलब क्या है, मतलब ये है यार कि कुछ नया आइडिया आया है ना, वो आइडिया किसी नए प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड हो सकता है, या किसी प्रोसेस को सही करने से रिलेटेड हो सकता है, या किसी प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट करने से रिलेटेड हो सकता है ना, या कोई नया मॉडल बना दिया, ऑफलाइन से कुछ नया ऑनलाइन मॉडल क्रिएट करने से हो सकता है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट बना पाएं जो कमर्शियली वाइबल हो, मतलब जो मार्केट में बिक सके और हम पैसा बना पाएं। तो इस आइडिया को हम कमर्शियली वाइबल प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है जो कुछ नए आइडियाज लाता है, चाहे वो किसी चीज के रिगार्डिंग हो। एक चेंज एजेंट होता है जो बदलाव लाता है सोसाइटी में, और एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है कि कंट्री में ये गैप है, ये प्रॉब्लम है, हम कुछ नया करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इनोवेशन मतलब कुछ नया करना, वो कुछ नया आइडिया किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, चाहे नया प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, या कुछ भी। ठीक है, और इससे हम कर क्या रहे हैं नया लाके, कि हम वैल्यू क्रिएट कर पाए। वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट बना के जो उस आइडिया के थ्रू कन्वर्ट करके हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे उस आइडिया से, जो क्या होगा, जो मार्केट में बिकेगा और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, कितने तरीके के इनोवेशन होते हैं अब देखते हैं। देखो, सबसे पहला टाइप है इनोवेशन का इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन सिंपल है यार, इंक्रीमेंटल इनोवेशन कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बस उस प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स वगैरह ऐड करें, इंप्रूव करें, दैट्स इट। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन रिफर्स टू ग्रेजुअल
स्मॉल इम्प्रूवमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस, मतलब प्रोडक्ट ऑलरेडी है उसमें कुछ हमने क्या कर दिया, छोटा सा ग्रेजुअली क्या कर दिया, स्लोली कुछ चेंजेस ले आए, इंप्रूवमेंट ले आए। इस तरीके का इनोवेशन में रिस्क कम होता है क्योंकि टिपिकली हम प्रोडक्ट को बस थोड़ा बहुत इंप्रूव ही कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑफर पे ही फोकस करते हैं कि उसको हम और बेटर बना दें, चीपर बना दें और रिलायबल बना दें। जैसे कोई स्मार्टफोन है, उसकी बैटरी को हमने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया, पहले से और बेटर कर दिया, तो ये क्या है, ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर उसमें कुछ अपडेट ले आए, तो ये क्या है, ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, ठीक है। दूसरा है रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन क्या होता है, रेडिकल इनोवेशन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ इंटायरली न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस और टेक्नोलॉजी दैट सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। बोल रहा है कि कुछ नया प्रोडक्ट, अभी कुछ प्रोसेस वगैरह में इंप्रूवमेंट नहीं करे, कुछ नया ही ले आए हैं, कुछ नया ही प्रोडक्ट और सर्विस हमने क्रिएट कर दिया है, कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए, जिससे क्या हुआ, एग्जिस्टिंग मार्केट में एकदम से हलचल मच गई। Entrepreneur pursuing radical innovation focus on breakthrough idea that transform how things are done and solve how problem entirely in new way। ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का नया तरीका आ जाए, है ना। चीज़ों को बिल्कुल बदल देना, पहले जैसे होती थी, है ना, उससे बिल्कुल कुछ ऐसा ले आज कि बदल ही गए, जज्बात ही बदल गए, हालात ही बदल गए। जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, पहले नहीं था, लोग बातचीत कर नहीं पाते थे, दूर दूर रहते थे, अब क्या हुआ, मोबाइल फोन आ गया, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आप लोग आराम से घर बैठे बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये इन्वेंशन हो गया जिससे पूरा वे ऑफ लिविंग ही चेंज हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, रेडिकल इनोवेशन है। इस तरीके के इनोवेशन में हाई रिस्क होता है, ऑफ कोर्स तुम्हारा जो नया इन्वेंशन चले ना चले, यू नेवर नो, और लेकिन अगर चल गया तो रिवॉर्ड बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल फोन बना दिया, ये क्या है, ये बिल्कुल रेडिकल इनोवेशन है, बिल्कुल नया ही कुछ लिया है जिससे बिल्कुल मार्केट ही बदल गई एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है, डिसरप्टिव इनोवेशन रिफर्स टू इनोवेशन दैट इनिशियली केटर टू अ मार्केट और अनडिजर्व कस्टमर सेगमेंट। डिसरप्टिव इनोवेशन ऐसे इनोवेशन होते हैं जो ऐसे कस्टमर को टारगेट करते हैं जो अनडिजर्व्ड हैं, मतलब जिनको फोकस नहीं किया गया कभी, ठीक है। ऑफरिंग सिंपलर, चीपर एंड मोर एसेसिबल ऑल्टरनेटिव टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है बट उनके लिए कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट हम ले आए जो बहुत ही ज्यादा उससे सिंपल है, कम कॉस्ट में मिल रहा है और ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। Unlike radical innovation, disruptive innovation often start small and is initially overlooked by market leader। जब ये आता है ना, ये disruptive innovation, तो market leader को लगता है ये क्या बकवास है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ जियो का। जियो जब आया ना तो उसने क्या किया, अनडिजर्व जो कस्टमर है उनको टारगेट किया, क्योंकि एयरटेल ये सब लोग ना बहुत महंगा बेच रहे थे, तो बहुत सारे कस्टमर थे जिनको वो सर्व ही नहीं कर रहे थे, वो अनडिजर्व कस्टमर को टारगेट किया इसने कि हम आपको सर्व करेंगे। इसने क्या किया, सिंपल और चीपर डेटा लॉन्च कर दिया जो सबको सस्ते में और या फिर फ्री में मिल रहा था। पहले मार्केट लीडर को लगा कि क्या बकवास कर रहा है, फ्री में डेटा बांट रहा है, अपना नुकसान करा रहा है, बट बाद में क्या किया उसने, पूरी मार्केट की सत्ता ही पलट दी। तो ये इनोवेशन क्या था, ये था तुम्हारा डिसरप्टिव इनोवेशन। जिसे नेटफ्लिक्स आया, लोगों को लगता डीवीडी तो चलेगी, ये क्या नाटक कर रहा है स्ट्रीमिंग वगैरह, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसने उस मार्केट को टारगेट किया जो वो डीवीडी नहीं खरीद पा रहे थे, जो वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे या उनको दिक्कत आ रही थी चलाने के, पूरा सेटअप चाहिए था। इसने क्या किया, उनके लिए वो चीज़ आसान कर दी, अपना एक नया सेगमेंट प्रोडक्ट लाके। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी है बट ये उसका रिप्लेसमेंट वर्जन लाते बेटर हो जो, और जिससे ये अनडिजर्व कस्टमर को टारगेट करते हैं, ठीक है। ऊबर क्या टैक्सी नहीं थी, टैक्सी थी बट वो मन चाहे प्राइस चार्ज कर रही थी, जिससे बहुत सारे कस्टमर क्या है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। तो ऊबर आ गया, ओला आ गया, अब घर बैठे वो सर्विस मिल रही है सस्ते दाम पे, तो मार्केट को कहीं ना कहीं इसने मिलाया। तो ये था डिसरप्टिव इनोवेशन। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ configuring existing technology system component in new ways to create a new product or service। ये कह रहा है कि ये ऐसा इनोवेशन होता है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनको हम नए तरीके से रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर का जो माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सबको हमने क्या किया, अलग तरीके से अरेंज करके लैपटॉप बना दिया कंपैटिबल। ये क्या है, ये आर्किटेक्चरल इनोवेशन है, ठीक है।
ये रेडिकल इनोवेशन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई नहीं ला रहे हैं। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट उसमें थोड़ा हेर फेर करके कुछ नया बना दे रहे हैं, उसको अरेंज करके नए फंक्शंस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर का कन्वर्जन कर दिया लैपटॉप में, टेक्नोलॉजी वही है, बस अरेंजमेंट अलग तरीके से कर दिया। तो ये क्या है, ये तुम्हारा आर्किटेक्चरल इनोवेशन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे के इनोवेशन समझ लिए, हमने रेडिकल पढ़ा, हमने डिस्ट्रप्टिव पढ़ा, हमने आर्किटेक्चरल पढ़ लिया तुम्हारा। ठीक है, और हमने सबसे पहला इंक्रीमेंटल। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इनोवेशन थे जो हमने यहाँ पे बढ़िया से कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। देखो, इन्वेंशन और इनोवेशन में अंतर है, बट क्या है वो समझ लेते हैं। इन्वेंशन क्या होता है, इन्वेंशन मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, प्रोसेस दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। ऐसा आइडिया लाना जो कभी था ही नहीं, वो क्या है इन्वेंशन। जैसे कि एल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया, इन्वेंशन कर दिया, क्या कभी था वो? नहीं था। तो ये क्या है, ये है इन्वेंशन, कुछ ओरिजिनल बनाना, है ना, रिसर्च एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल कुछ नया क्रिएट कर देना, ये है इन्वेंशन। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन रिफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडिया और इन्वेंशन टू मेक इट यूजफुल, कमर्शियली वाइबली एंड फोकस ऑन ब्रिंगिंग आइडिया इनटू रियल यूज। अब इन्होंने बनाया इलेक्ट्रिक बल्ब, हमने इनके उस आइडिया को चुराया जो उस चीज से बल्ब बना था, उस पूरे मतलब उस आइडिया, उस कॉन्सेप्ट को लिया, उसका हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके ट्यूबलाइट वगैरह बना दी जो बिकेंगी मार्केट में और लोग खरीदेंगे बढ़िया से, या झालरें बना दी जो दिवाली में बिकेंगी। ये क्या है, ये है इनोवेशन। जब तुम उस आइडिया को यूज करके, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ प्रैक्टिकली कुछ ऐसा बना दो जो मार्केट में बिके, है ना, और लोगों की मदद करे, ये होता है इनोवेशन। नेचर क्या है, इन्वेंशन मेनली थियोरिटिकल होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और हमने बनाया। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन प्रैक्टिकल होता है, मार्केट में क्या नीड है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या बना सकते हैं। बैटरी बनाई, इन्वेंशन था, बैटरी से इलेक्ट्रिक कार बना दी, इनोवेशन है। मतलब प्रैक्टिकल मार्केट पे क्या उसका हम कर सकते हैं फोकस, वो यहाँ पे है। ठीक है, आइडिया को रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंप्लीमेंट कर देना, ये है इनोवेशन। इन्वेंशन जो है स्टेज, ये आइडिया या डिस्कवरी स्टेज पे आता है, एक्सपेरिमेंट करे, रिसर्च करे, कुछ कॉन्सेप्ट ला रहे, बिल्ड करे आइडिया, ये वो स्टेज पे आता है। और इनोवेशन कब होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन, उस आइडिया को यूज करके हम क्या नया बना दे, क्या इम्प्लीमेंट कर दे जो मार्केट में बिक जाए, वो है तुम्हारा इनोवेशन। ठीक है, तो डिफरेंस है। नेक्स्ट इज रिस्क कितना है। देखो, आइडिया में जो रिस्क है, मतलब इन्वेंशन में जो रिस्क है, वो मेनली टेक्निकल होता है, रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, काम कर रहा नहीं कर रहा। ये इनोवेशन में क्या है, ज्यादा है भाई, हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज करके, उस आइडिया को यूज करके कुछ और बनाया, मतलब उस कॉन्सेप्ट बेस पे ही, बैटरी बेस पे ईवी कार बना दी, भाई पैसा लगा दिया, बहुत पैसा लगा दिया, बिकेगा नहीं बिकेगा, रिस्क तो है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ नए तलाश करना, कोई खोज करना। ये यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, उस आइडिया को यूज करके जो इन्वेंशन में है, जो हमने बनाया, इन्वेंट किया, उसको यूज करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देना जो मार्केट में बिक जाए। ठीक है, कमर्शियल एस्पेक्ट, इन्वेंशन में रिमेन अनयूज्ड इफ नॉट डेवलप फर्दर। इन्वेंशन जो है, जैसे बैटरी, अगर तुमने उसे ईवी कार वगैरह नहीं बनाई है ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं क्रिएट किया जो बैटरी से बन सकता था, तो भाई इन्वेंशन अनयूज रहेगा, वो पड़ा ही रहेगा। बट अगर तुमने यूज कर दिया तो भाई कुछ क्रिएट हो जाएगा। इनोवेशन नेसेसरीली इन्वॉल्व अप्लाइंग आइडिया टू क्रिएट समथिंग इकोनॉमिक। यूज कर लिया उसको तो कुछ ऐसा बना दोगे जो सोसाइटी के काम आएगा, जो तुम्हें पैसा कमा के दे देगा। एग्जाम्पल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी या टेलीफोन का इन्वेंशन। अब टेलीफोन का इन्वेंशन जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने यूज करके मोबाइल फोन बना दिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी का यूज करके हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्लायंसेस बना दिए, तो ये क्या है, ये है इनोवेशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस इन्वेंशन और इनोवेशन पे। अब हम बेटा जी आते हैं तुम्हारे इंट्राप्रेन्योरशिप पे, क्योंकि तुमने एंटरप्रेन्योरशिप तो पढ़ लिया, अभी पढ़ेंगे कि इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होती है। देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे समझाती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, डिसीजन लेता है, रिस्क लेता है, प्रोडक्ट बनाता है। इंट्राप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रह के
ऑर्गेनाइजेशन के ही रिसोर्सेज को यूज करके कुछ गैप आइडेंटिफाई करता है, आइडिया लाता है और कुछ क्रिएट करता है। इसके लिए वो खुद का कुछ नहीं बना रहा है बिजनेस वगैरह, वो कंपनी में ही है, कंपनी के ही रिसोर्स यूज कर रहा है, कंपनी का ही पैसा यूज कर रहा है, कंपनी ही रिस्क ले रही है, बस वो अपना आइडिया लाके उसको बना रहा है। तो ये है इंट्राप्रेन्योरशिप। इनको हम कंप्लीटली एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो खुद का बिजनेस, खुद के डिसीजन फ्रीली नहीं ले रहे, ये कंपनी के अंदर है, ये खुद पूरा पैसा रिस्क नहीं लगा रहे इसमें, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डालते हैं, इन्हें बोलते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप। क्लियर? तो इंट्राप्रेन्योरशिप रिफर्स टू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज जो हम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के करते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा एम्प्लॉय है जो एंटरप्रेन्योरल स्किल यूज करते हैं, मतलब जो एंटरप्रेन्योर के अंदर स्किल होती है ना, गैप को आइडेंटिफाई करना, रिस्क लेना, कुछ नया बनाना, ये वही काम कर रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंटली करता तो एंटरप्रेन्योर बोल देते, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इनोवेटिव प्रोजेक्ट डेवलप करता है कंपनी के लिए बिना पूरा रिस्क लिए। भाई एंटरप्रेन्योर की खासियत है रिस्क वो पूरा ले रहा है, ये पूरा रिस्क नहीं ले रहा, कंपनी ले रही है। The term was popularized by management consultant Gifford Pinchot in the 1980 में। इन्होंने इस टर्म को क्या किया, पॉपुलर बना दिया कि इंट्राप्रेन्योरशिप नाम की भी एक बला है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला है इनोवेटिव थिंकिंग। भाई इंट्राप्रेन्योर भी कुछ क्रिएटिव सोचेगा, इनोवेटिव सोचेगा, है ना, है तो एंटरप्रेन्योर वाली स्किल ही ना इसके अंदर। तो ये भी कंपनी के अंदर रह के सोचता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नया बनाए, ठीक है, क्या नया इन्वेंशन कर दे, ठीक है, क्या नया इनोवेटिव प्रोडक्ट ले आए जिससे कंपनी बढ़िया से बूम कर जाए, हमारा मार्केट में कंपटीशन कम हो जाए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव टेकिंग बिहेवियर। एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो वेट नहीं करता है इंस्ट्रक्शन के लिए, वो खुद से चीजें करता रहता है। जैसे एक इंट्राप्रेन्योर है, इंट्राप्रेन्योर वो कंपनी में है एम्प्लॉय, देख रहा है यार कंपनी में जो कस्टमर कंप्लेन है वो सही से हैंडल नहीं हो रही, टाइमली हैंडल नहीं हो रही, तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम देखता है, सोल्यूशन खुद ब खुद डेवलप करता है। वो ये नहीं करता कोई उससे कहे कि वो भाई सोल्यूशन देखो, नहीं, वो खुद देखता है कि कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है, काम करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चीजें बेटर चलेगी तो हम मैनेजमेंट को बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट कराने का सजेशन दे देंगे। तो ये खुद से एक्शन लेता है, ये खासियत है इसकी। विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना विलिंग रहता है, ये ओपन रहता है कि मेरे को रिस्क लेना है, मुझे नया करना है, मुझे नए सिस्टम मॉडल डेवलप करने हैं, है ना। मतलब ये क्या करता बेटा, बड़े लेवल पे आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले खुद ही छोटे लेवल पे टेस्ट करता है मॉडल, खुद ही छोटे लेवल पे चीजों को चेक करता है कि कॉन्सेप्ट सही जा रहा है, नहीं जा रहा है तो रिफाइन करेगा, कॉन्सेप्ट को ठीक करेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। तो ये भी इसकी खासियत है। एबिलिटी टू वर्क इन टीम, एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में टीम के साथ बढ़िया से काम कर लेते हैं। मतलब भाई इनको अकेले तो काम करना नहीं एंटरप्रेन्योर की तरह, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कोई भी आइडिया तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट की मदद लेनी पड़ेगी, मार्केटिंग के साथ, टेक के साथ, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो ये वो भी करता है, टीम में काम करता है, ठीक है। अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये जो है ऑल्दो कुछ नया करता है, लेकिन हमेशा जो ये नया कर रहा है, जो नया आइडिया ला रहा है, वो कंपनी के मिशन विजन से मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कंपनी मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट की है, ठीक है, और तुम कुछ बता रहे हो उनको कि कार बनाते हैं, नहीं नहीं भाई, ये जो भी कुछ नया करेगा, जो भी नया आइडिया लाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मिलता जुलता ही लाएगा, ठीक है। ये पर्सनल चीज़ों के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी के लिए कुछ नया सोच रहे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए। लिमिटेड फाइनेंशियल रिस्क, बहुत बढ़िया फीचर है। एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद का पैसा नहीं लगाता, हाँ आइडिया इनका होता है, रिस्क ये ले रहे होते हैं कि आइडिया इंप्लीमेंट करना, मेहनत करना, लेकिन पैसा ये खुद का नहीं लगाते हैं, ठीक है। पैसा कंपनी लगाती है, रिसोर्स कंपनी का यूज करते हैं, लोग कंपनी के यूज करते हैं एज अ टीम, और आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे गूगल ने, लोगों ने, उनके एम्प्लॉयज ने मिलकर जीमेल बनाया, तो गूगल ने ही पैसा लगाया वहाँ पे, गूगल ने ही उनको रिसोर्स दिए, और वो जीमेल का प्रोजेक्ट बन के आया आज, और हम यूज कर रहे हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का ही एग्जाम्पल है तुम्हारा, और जो लोग थे उसके पीछे वो एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। तो इसी बात में चलो डिफरेंस समझ लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में। देखो एंटरप्रेन्योरशिप तुमने क्या पढ़ा बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप तुमने क्या पढ़ा, ये ऐसा प्रोसेस है
ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग न्यू इंडिपेंडेंट बिजनेस, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस को इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, ठीक है, रिस्क लेना उसकी सक्सेस एंड फेलियर की, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज कर रहे हैं बट कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है लेकिन एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है, आइडियाज और प्रोजेक्ट डेवलप करता है कंपनी के लिए। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो पूरा रिस्क लेता है, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हर तरीके का रिस्क वो खुद उठाता है। लेकिन यहाँ पे ये खुद लिमिटेड रिस्क लेता है क्योंकि कंपनी जो है वो उसके भी यहाँ पे सारा रिस्क ले रही है। ओनरशिप, एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस का ओनर और फाउंडर होता है, ठीक है। सारे राइट्स, लीगल राइट्स, रिसोर्स को यूज करने का, डिसीजन लेने का इसके खुद के होते हैं। इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, तो खुद के उसके ऊपर कोई राइट नहीं कि वो एसेट वगैरह सब उसकी है, नहीं, सब कंपनी की है। सोर्स ऑफ कैपिटल, ये पैसा कहाँ से लाता है एंटरप्रेन्योर? ये अपनी सेविंग से लोन लेके यहाँ से लाता है। और ये कहाँ से लाएगा? ये तो भाई कंपनी का लाएगा पैसा, वही यूज करेगा। रिसोर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज मैन पावर, या अकेला बंदा है तो खुद ही लोगों को, टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज को, सबको लाएगा ताकि गोल अचीव करे, और ये कंपनी के रिसोर्स और सिस्टम को यूज करेगा। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि डिसीजन ले, है ना, इसको किसी का दबाव नहीं है इस पे कि किसी के अंडर डिसीजन लेना, खुद ही अपना डिसीजन लेगा, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट इज फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनको लगता है कि बिजनेस मॉडल बदलना चाहिए, अभी कार नहीं, अभी ये करते हैं तो ये आराम से कर लेंगे, बट इनके पास नहीं होती भाई। इनके पास क्रिएटिव फ्रीडम है, सोचने की तो है फ्रीडम, लेकिन वही सोचो, वही आइडिया लाओ जो कंपनी से मिलता हो, अपने आप से कुछ भी नहीं। रिवॉर्ड सिस्टम, अर्न प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ फॉर ओनरशिप, इनको क्या मिलता है? इनको प्रॉफिट मिलता है, इनकी अपने लिए वेल्थ बनाते हैं, और एम्प्लॉय है भाई उसको सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अकाउंटेबिलिटी, ये इन्वेस्टर, कस्टमर सबके लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, आंसरेबल होते हैं, और ये अपने मैनेजमेंट के लिए आंसरेबल होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का क्या है, उसके साथ तो सब लोग जुड़े ना, तो अकेला तो वही है, तो जिम्मेदार भी तो वही होगा अगर चला नहीं चला, बट यहाँ पे वो नहीं, वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है, कस्टमर और इन सब के लिए नहीं। ऑब्जेक्टिव, टू एस्टैब्लिश एंड ग्रो इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज, एक ऐसा एंटरप्राइज बनाना जो इंडिपेंडेंट हो, जो उसका खुद का हो, उसको ग्रो करना। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ऑर्गेनाइजेशन में रह के इनोवेशन करना। एग्जाम्पल, एक नए स्टार्टअप का फाउंडर, एग्जाम्पल गूगल का एम्प्लॉय जिसने जीमेल बनाया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के। तो ये तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या था बेटा जी? डिफरेंस था। और हमने यहाँ पे ना इस चैप्टर को तुम्हारे कवर कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स क्या है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनोवेशन क्या है, इन्वेंशन इनोवेशन में क्या डिफरेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है, ये हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लिया। तो ये था तुम्हारा चैप्टर जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। मिलते हैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।